हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर केमिस्ट्री मेंटर। और बच्चा, आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में अब तक हमने सारे सब एटमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन किया था। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेकर छोटा मोटा डिस्कशन किया था, और उस डिस्कशन में फिर मैंने फर्दर आपसे डिस्कस किया क्या सब एटमिक पार्टिकल्स। सब एटमिक पार्टिकल्स की अपन ने डिस्कवरीज के बारे में बात किया, उनके मास, वॉल्यूम, चार्जेस, ये सारी रेशोज़ हमने पढ़ते आए थे। अब हमने आपने एक चीज़ नोट किया हो कि जितने भी सब एटमिक पार्टिकल्स थे उनकी जो डिस्कवरीज थी बेटा, सम हाउ ये किस पर एक बेस थे, देयर इज सम एक इंटरेक्शन था किसके बीच में, रेडिएशंस और मैटर के बीच में। अब उन्हीं रेडिएशंस के बारे में अब से मैं इस पार्ट 2 में अपन लोग रिवील करने वाले हैं। सो फर्स्ट कम टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? जब कभी भी आपको बेसिक आइडिया लेना है किसी भी चीज़ के बारे में और आपको नहीं पता है कि व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली, तो आप क्या देखेंगे कि देखिए, लुक एट द वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक means कि somehow there is some presence of electric current also and some presence of magnetic part also. So it's a combination of two. So we can say electromagnetic, ठीक है। बट यहाँ हमें इसे केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई करना है, इट्स इन पार्ट ऑफ फिजिकल, ठीक है। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री में मैं अगर आपसे बात करूँ इसको इसके टर्म्स में, तो हम इस सारी चीज़ को वेव के फॉर्म में पढ़ेंगे, आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ। व्हाट दे आर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट्स सिंपली अ काइंड ऑफ एनर्जी which is transmitted through space in the form of electric and magnetic fields. See, क्या है ये? अगर मैं आपसे बात so it is what? It is a kind of energy which is transmitted through space in the form of electric and magnetic fields. For example, light. अपना जो नॉर्मल लाइट है, इसको भी अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये एक ट्रैवर्स है। क्या है ये? एक मोशन है, कुछ भी नहीं है। लाइट आपको यूँ दिखती है कि लाइट सीधी जा रही है, आपको दिखती तो है, बट ये मूव कैसे करती है? इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। इसके लिए पर्टिकुलरली अगर मैं कहूँ, दीज डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। लाइट को कोई भी मीडियम भी नहीं चाहिए होता है, ये वैक्यूम में भी ईजिली प्रोपोगेट कर सकती हैं। सो विजिबल लाइट, रेडिएंट हीट, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेडिएशंस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी मैं आपसे इसी चैप्टर में थोड़ी देर बाद अपन डिस्कस करने जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। आपने पढ़ा है विबग्योर, जो आप 7 कलर्स की बात करते हैं, उसके अंदर इन सारी रेस को मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो आप वहाँ पर देखेंगे क्या आपको देखने का मिलेगा कि कितनी रेंजेस पे, कि किस किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर कौन कौन सी रेस एक्ट करती हैं। सो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स थ्योरी, ये कौन थे? मिस्टर मैक्सवेल। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, फॉर एग्जांपल लाइट ही है, जिसको हम उसको भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही कहते हैं, वो ही है, वो कैसे ऑसिलेट करती है, हमें कैसे दिखती है कि ये इस तरीके से ट्रेवर्स करिए। आपको मेरा हाथ हैंड मूवमेंट दिख रहा है? सी, जो मैंने अभी बनाया भी था, दिस। और जब ये ऐसे मूव करती है तो आप हमेशा ये कहते हैं कि इसमें मोशंस और रेडिएशंस और फील्ड्स की अगर मैं बात करूं तो वो पाए जाते हैं, वो कौन कौन से? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ। दीज ट्रेवल एज वेव्स इन द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है? सी, देखिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बात हो रही है बार बार EMR मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और ये बार बार एक दो ही चीज़ बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन एक थर्ड फील्ड और है जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और वेव ऑफ प्रोपगेशन। ये तीनों ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह रही हूँ दिस इज़ आर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और एंड दिस इज आर मैग्नेटिक फील्ड। और जो थर्ड है, दिस इज अ वेव ऑफ प्रोपगेशन। दिस इसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जो आपको ब्लू
दिस ब्लू, मैंने मान लिया कि दिस ब्लू इज़ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस, ये जो रेड वाला पार्ट है, इसको आप कहेंगे वेव ऑफ प्रोपिगेशन और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ अ वेव इन विच इट प्रोपिगेट्स। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि तीनों ही एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। सो दीज रेडिएशंस ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। आपको बिल्कुल याद रखना होगा ये डेटा, दैट इज़ नियरली वॉट 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, जो कि क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं c से। देखिए ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको इस फिगर से एक्सप्लेन किया है। क्या है इसमें, जैसे आपने इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा, दिस येलो वन, एंड योर दिस, ये वाला, ये क्या है, ब्लू, और ये जो येलो वाला पार्ट है सी, दिस। देखिए, तो मैंने यहाँ पर कहा ये जो आपको अपर पार्ट दिख रहा है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द लोअर पार्ट जो ऑपोजिट जस्ट परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। और थर्ड मैंने आपको बोला इन दोनों के भी परपेंडिकुलर है, ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और द वेव इन विच इट प्रोपगेट। इसके बाद आपको याद रखना है कि ठीक है मैम, ये वेव का डिस्कशन तो हो गया, लेकिन ये चीज़ क्या है, हम इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। बेटा देखिए, किसी भी वेव के बारे में आप बात करेंगे, रेडिएशन के बारे में आप बात करेंगे, तो इसके कुछ पैरामीटर्स होता है। वो पैरामीटर्स क्या है, लाइक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड सो ऑन, जिनको अभी अपन डिस्कस करेंगे 1 to 1। तो उनको रिवील करने के लिए अपन को कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। वो क्या है, सबसे पहले तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ये जो अपर मूवमेंट वाले, अपर लोब वाले जो आपको दिख रहे हैं, इनको आप कहते हैं व्हाट, क्रेस्ट। सी दिस, एंड दोज जो आपको डेप्थ में दिख रहे हैं, दोज आर व्हाट, ट्राफ्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये, क्योंकि इन्हीं से रिलेट करके आपको इनके पैरामीटर्स की डील करना है। आइए मैं कुछ पैरामीटर्स के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर कैरेक्टराइज्ड इन सम पैरामीटर्स। फर्स्ट इज योर एम्पलीट्यूड, दिस रेफर्स टू द मैक्सिमम हाइट। आई रिपीट, व्हाट, मैक्सिमम हाइट, याद रखना है क्योंकि हमें हर पैरामीटर को एक दूसरे से रिलेट करके चलना है। सो मैक्सिमम हाइट टू विच द वेव ऑसिलेट्स। देखिए एम्पलीट्यूड ये है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से ये यहाँ तक जा रहा है, मीन्स कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हुई कि यहाँ से लेके यहीं तक का मूवमेंट। सो इसको क्या कहा जा रहा है, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट, इट इक्वल्स द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ। एग्जैक्टली, क्योंकि ये क्रेस्ट की तो क्या है, हाइट है, और ट्रफ की क्या है, नीचे डेप्थ है। सो दिस इज योर एम्पलीट्यूड। नाउ द नेक्स्ट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, इट इज द लीनियर डिस्टेंस। वो था मैक्सिमम हाइट, वेवलेंथ इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और द ट्रफ्स। बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको, द लीनियर डिस्टेंस। सी दिस इज योर वेवलेंथ। इन दोनों के बीच की मैं बात कर लूँ लीनियर डिस्टेंस की, या फिर इन दोनों के बीच की,
ऊपर वाला यो लो, नीचे वाला लो, जो आपसे क्वेश्चन में पूछे वो देख के आपको आंसर देना है। बस आपको आना चाहिए कि हम एग्जैक्टली लैम्डा फाइंड आउट कहाँ से करते हैं। ओके, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर दैट इज़ व्हाट, लैम्डा। और इसको एक्सप्रेस किन टर्म्स में किया जाता है, आपको यूनिट टर्म्स याद रखनी होंगी। जब कभी भी वहाँ न्यूमेरिकल में कन्वर्जन आता है तो आपको यूनिट्स का पता होना चाहिए, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर। और अगर मैं बात करूँ आर्मस्ट्रॉन्ग में, तो याद में रखिए 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू व्हाट, 10⁻⁻10 मीटर्स। देन नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी की मैं बात करूँ, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव क्रेस्ट और वेव ट्रेफ दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट पर सेकेंड। सी, आई रिपीट कि आपको इन पर ध्यान देना है क्योंकि ये आपस में लिंक कर रहे हैं बेटा। एक ही हम रेडिएशन के फॉर्म में बात कर रहे हैं, उस रेडिएशन में ही रिलेट करके चलना है आपको सारी चीज़ों को। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स क्रेस्ट और वेव ट्रफ दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में कितना मूवमेंट हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, फ्रिक्वेंसी। इसको आप डिनोट करते हैं न्यू से, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है कैसे, सेकेंड इनवर्स। और इसको आप क्या कहते हैं, हर्ट से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज वेव नंबर। इट इक्वल्स द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। बिल्कुल, वेव नंबर क्या होगा, वो नंबर वेव का जो पर यूनिट लेंथ डिफाइन कर रहा है किसी भी वेव की। इट इज डिनोटेड एज न्यू बार, याद रखना है, एंड इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ। किसके इक्वल है, रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ। एसआई यूनिट में इसको आप डिनोट करते हैं न्यू बार की टर्म्स में, और आई कैन से मीटर इनवर्स। However, sometimes it is expressed in centimeter inverse also. So, आपको ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा क्योंकि उसने रेसिप्रोकल के रेस्पेक्ट में बात की थी कि न्यू बार इज व्हाट, न्यू बार इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। सो दिस इज इट, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ। नेक्स्ट कम टू द वेलोसिटी। इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। क्या कहा है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। आपको 1 सेकेंड के इंटरवल में देखना है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एनी रेडिएशन और वेव। द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज विद वेवलेंथ इन मीटर्स। आपको याद रखना है कि इसको किसके रिस्पेक्ट में लेके चलना है, हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स के रिस्पेक्ट में, और इसको लेके चलना है मीटर्स के रिस्पेक्ट में। सो आप कह सकते हैं C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, यही था। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज योर वेवलेंथ। C आपकी क्या है, वेलोसिटी, वैल्यू याद होनी चाहिए 3 × 10⁸। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल्स टू C/λ। क्या किया है मैंने, रीअरेंज ही तो किया है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ए रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द मीडियम। बिल्कुल, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी रेडिएशन के बारे में अगर वो बात कर रहा है तो सबसे पहले आपको उसका नेचर पता होना चाहिए, क्योंकि द वेलोसिटी जो होता है रेडिएशन का वो डिपेंड करता है किस पर, मीडियम पर। इन वैक्यूम द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नियरली अबाउट कितना, अभी मैंने बताया था 3 × जिसको आप C से डिनोट करते हैं 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बार बार बोल रही हूँ, यूनिट टर्म्स याद में रखनी है, लिखते जाइए आप अपने साथ में जैसा भी आपको कंफर्टेबल है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑल्सो शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, जिनको हम कहते हैं क्वांटा। बड़ा अच्छा सा वर्ड लग रहा है ना सुनने में, तो क्वांटा बेटा इनको आप कहते हैं एनर्जी पैकेट्स, क्वांटा। एम नहीं है, एन है। क्वांटा को आप कहते हैं एनर्जी पैकेट्स, और यू कैन से मल्टीपल फोटॉन्स, ठीक है। इन सबको आप क्या कहते हैं, क्वांटा। नाउ दीज क्वांटा आर एक्चुअली बंडल्स ऑफ एनर्जी। मैंने एनर्जी पैकेट्स बोला। अ क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट इज कॉल्ड एज फोटोन, यही बोला मैंने आपको, सारी चीज़ें लिख लो। इन शॉर्ट अगर आपको याद नहीं रहता है कई बार, तो हमेशा याद आना चाहिए। क्वांटा जैसे ही बोले तो क्लिक होना चाहिए एनर्जी पैकेट्स,
हाँ, एनर्जी पैकेट्स, ठीक है, बंडल ऑफ एनर्जी की जिसमें बात आ रही है। फिर अब ये एनर्जी पैकेट्स किससे रिलेट हुए थे? जब कभी भी फोटोन्स की बात आती है तो वही है, द एनर्जी ऑफ द क्वांटम और फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। बिल्कुल याद रखने वाला पॉइंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द एनर्जी ऑफ द क्वांटम और फोटोन, दिस इज क्वांटा, टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। इनको आप कैसे रिलेट करोगे? द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम और फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू frequency of the radiation. This, see, E is equals to h nu. Nu is your what? Frequency. E is what? Energy, or you can say quanta, or you can say photon, कुछ भी कह सकते हो। एंड हियर एच क्या है मैम? ये नई चीज़ है। दिस इज बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। द एनर्जी ऑफ द क्वांटम कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू द वेवलेंथ और वेव नंबर। न्यू और न्यू बार के रिस्पेक्ट में भी हम इसको डील करेंगे। सो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, बिल्कुल। और अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और E इज इक्वल्स टू एच सी न्यू बार, अभी आपने रिलेट किया है। द एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी रीडली कैलकुलेटेड फ्रॉम दीज इक्वेशंस इफ वी नो द फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर। आ जाइए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें इसको रिलेट करना है। अ माइक्रोवेव रेडिएशन हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 12 गीगाहर्ट्ज़। यूनिट टर्म दिमाग में रहनी चाहिए, किसके फॉर्म में बात कर रहा है? गीगाहर्ट्ज़। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन करस्पॉन्डिंग टू दिस रेडिएशन। यहाँ पर h की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सॉरी, दिस इज h इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और आपको पता होना चाहिए 1 गीगाहर्ट्ज़ इज इक्वल्स टू वॉट? 10⁻9 हर्ट्ज़। तो चलो इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। कैसे होगा? आप वैल्यूज़ रख दीजिए। E इज इक्वल्स टू एच, क्या है आपका? प्लैंक्स, इंटू 1.2 इंटू 10⁻10। क्या किया है मैंने? गीगाहर्ट्ज़ को कन्वर्ट किया है सेकेंड इनवर्स हर्ट्ज़ में, गीगाहर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में कन्वर्ट किया, कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻10 सेकेंड इनवर्स। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दिस। मल्टीप्लाई तो कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो। द ग्रीन लाइट हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 535 nm। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ अ ग्रीन लाइट। अब आपको पता है ये फॉर्मूला, कुछ भी पूछ ले, कई बार कभी आपसे वेलोसिटी पूछ सकता है, वेलोसिटी तो पूछेगा नहीं, हमेशा आपको दी होती है। कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸8 मीटर सेकेंड इनवर्स। याद रहनी चाहिए, जब कभी भी वेलोसिटी के टर्म में बात है आपको फट से वैल्यू दिमाग में आ जानी चाहिए। वेवलेंथ पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है। देखिए E इज इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू एस सी बाय लैम्डा। वैल्यू पुट करो। H की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, अभी मैंने आपको बताई। C की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू कितना होता है? 3 इंटू 10⁸8 मीटर सेकेंड इनवर्स होल अपन। आपको किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? उसने वेवलेंथ कितनी दी है? 535 नैनोमीटर्स, नैनोमीटर्स में दी है। और अभी मेरा ऊपर का एक्सप्रेशन सारा मीटर सेकंड इनवर्स में चल रहा है, तो मुझे नैनोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? नैनोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻9 से। सो कर लीजिए मल्टीप्लाई। द रिजल्टेंट इज दिस। नाउ अब आते हैं बेटा, ये पहले आपका छोटा सा एक आपने डिस्कशन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को लेकर, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो डिस्कवरीज हमने डिस्कस की थी ना, उसमें उसके बारे में थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट था। अब आपको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूँगी। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कुछ रेज़ का, माइक्रोवेव, गामा रेज़, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, तो ये सब कैसे जनरेट हुई इसमें डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ व्हाट? डिपेंडिंग ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अभी आपने पढ़ते आए हो,
wavelength, frequency and wave number. Please note it down carefully. दिमाग में भी जाना चाहिए साथ साथ पैरेलली कॉपी में जब आप नोट कर रहे हैं तब. सो किस पर डिपेंडिंग? Wavelength, frequency and wave number. Electromagnetic radiations are of many types and constitute what is called as an electromagnetic radiation. बिल्कुल, इनका कहने का मतलब क्या है? जब कभी भी आप किस किस को रिलेट कर रहे हैं, एक तो उसकी वेवलेंथ, सेकंड फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड इट्स वेव नंबर. तीनों पे ही डिपेंड करता है आपका स्पेक्ट्रम रेंज के लिए. द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट वी कैन सी, हमें स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो हम इजीली देख पाते हैं ना, उसी को हम विजिबल स्पेक्ट्रम देखते हैं. उसी में हमें विजुअलाइज होती हैं चीज़ें कि हाँ ये वाला पार्ट में उसकी कुछ रेंजेस होती हैं जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द ओवरऑल स्पेक्ट्रम. पूरे स्पेक्ट्रम का बहुत ही छोटा सा पार्ट लेता है, दैट इज़ योर विजिबल स्पेक्ट्रम. सी, अब आ जाइए, पहले तो इसको ध्यान से देख लो. देखने में लग रहा है डरावना, डरावना ये है नहीं, बहुत ही प्यारा सा है. देखो कितना छोटू सा तो है, याद हो जाएगा अभी आपको फट से मेरे साथ. आ जाओ. देखो मैम ये क्या है? ये नाम तो सुने, देखे हैं? नहीं देखे, नहीं सुने, सुने तो सबने बेटा. अब वो बात अलग है कि तुम्हें पढ़े नहीं है, याद नहीं है. ये तो सुने हैं, विबग्योर. ये तो सबको याद होगा अच्छे से, विबग्योर. अब देखो ये रहा वो विजिबल स्पेक्ट्रम जो अभी हमने बात की ना कि हमें पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम का होता है. दिस. अब इसको याद कैसे रखोगे बताओ? देखो आपको कैसे रिलेट करना है. पहली चीज़, दो चीज़, अभी इन्होंने तीन ही चीज़ों की अपन से बात की थी. एक तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से. एक इसकी वेवलेंथ दैट इज़ लैम्डा एंड थर्ड इज़ वेव नंबर दैट इज़ न्यू बार. ठीक, तीन चीज़ से रिलेट करके चलना है. पहली चीज़ तो आप ये देखोगे कि ये क्या है, ये दोनों तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं. तो मैं इजीली कह सकती हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी. बिल्कुल होगी, याद रख लो, रट लो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी. अब देखिए इस पूरे पैटर्न में आपको ये नहीं पता कि मैम ये रेंजेस क्या हैं, ये रेंजेस क्या हैं, नहीं पता. देखो ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं, फ्रीक्वेंसी किस में होती है? हर्ट्ज में. ये रही, ये तो क्या है आपकी फ्रीक्वेंसीज, और ये क्या है आपका लैम्डा. अब देखो बेटा अब आ जाओ. आपने बोला गामा रेज, एक्सरे, फार यूवी, यूवी, नियर आईआर, फार आईआर, माइक्रो, रेडियो. ये जो है ना नियर आईआर, फाई आईआर, आपका कोई रोल नहीं है नियर आईआर और फाई आर, फार वाले में. आप सिर्फ इतना सा याद रख लो आईआर. ठीक है. अब देखो इनको रिलेट कैसे करोगे? कुछ रिलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है पूरे स्पेक्ट्रम में कि विजिबल वाला जो पार्ट है वो हमारे काम का है, उसमें हमें देखने को मिलता है विबग्योर. प्लस उसकी जो रेंज होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर्स. ये है आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है. पहली चीज़. दूसरी चीज़, जब कभी भी फ्रीक्वेंसी अगर रेज हो रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी. दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे. थर्ड चीज़ आपको ये याद रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ की क्या क्या प्रॉपर्टी है. जैसे गामा रेज, इन रेज का काम क्या होता है? गामा रेज बेटा आपके मेजरली कैंसर सेल्स जो होते हैं, कैंसर सेल्स, उनको किल करने के काम आती है. सो आप ये कह सकते हैं इट यूज्ड इन मेडिसिनल पार्ट. अब आपकी एक्स रेज, एक्स रेज का काम क्या है बेटा? एक्स रेज आपको क्या करती है? आपका कभी भी आपको चोट लग जाती है, गिर गए, डॉक्टर कह देता है फ्रैक्चर आ गया, डॉक्टर को देख के थोड़ी कह देता है कि गिर के आ गया, चल चल फ्रैक्चर हो गया. वो क्या करता है? एक्सरे. एक्सरे का काम क्या है? आपके बॉडी के इनसाइड पार्ट्स और मसल्स को देखता है. आप तब उनको पता चलता है कि यहाँ पर ब्रेकेज आया है. सो
ये भी मेडिसिनल यूज़ का है। सो आप कह सकते हैं यूज टू सी इनसाइड बॉडी पार्ट्स ठीक है। अब ये फार यूवी आप एक चीज़ याद रखो, यूवी अल्ट्रा वायलेट। अब जब कभी भी धूप में निकलते हैं, आप कहते हैं टैन हो गया, अभी ज़्यादा गर्मियाँ आ गई हैं, जैसे आप निकलते हैं धूप में तो आपके बॉडी के शेड्स बन जाते हैं। कैसे? यहाँ से जहाँ जितना ढका है वो तो ठीक है, गोरा गोरा रहता है, उसके बाद ही मैम इतना ओपन था वो अजीब सा शेड हो जाता है, तो 3 शेड। तो यूवी रेज क्या होती है बेटा? डायरेक्ट सन से आती है, ठीक है, तो वो क्या होती है बॉडी में अब्जॉर्व हो जाती है। तो यूवी रेज का क्या पार्ट रहा? अराइजेस फ्रॉम सन, हीट रेडिएटर्स। देखो ये सब मैं क्यों लिख रही हूँ और क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इनमें आपके जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं चीज़ों पे आता है कि एक्सरे की क्या प्रॉपर्टी रहता है, इसका क्या प्रॉपर्टी रहता है। अब विजिबल तो वो वाला पार्ट है जो आपको दिखता है, ये विबग्योर सबको पता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सारी रेंजेस याद मत करो, बस इतना याद रख लो कि 400 to 750 nm होता है, ठीक। अब नेक्स्ट कम टू IR, इंफ्रारेड इसको आप कहते हैं। इंफ्रारेड का क्या काम है, कहाँ काम आते हैं? ये भी बेटा आप कहेंगे रेडिएटर्स, और जितने भी हमारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी तो आपके पार्ट में नहीं है, जब आप आगे पढ़ेंगे रिसर्च में, तो जितने भी होते हैं तो हम उनके क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम्स निकालते हैं। फॉर स्पेक्ट्रम एनालिसिस वी यूज़ IR। सो आफ्टर दिस माइक्रोवेव, बेटा जो आपके कुकिंग में भी काम आता है, माइक्रोवेव से, इसके लिए तो कुछ सोचो ही मत, इसी से याद रख लो, माइक्रोवेव जो घर में रखा है ना किचन में, वही। रेडियो वेव्स, रेडियो FM 93.5, जो आपको सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल्स वगैरह में प्रोवाइड होते हैं, दोज ऑल आर यूज्ड बाय दोज वेव्स, रेडियो वेव्स, TV, ट्रांजिस्टर्स एंड सो ऑन। सो दिस इज योर स्पेक्ट्रम, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा तुम सबने। आ जाओ, अब हम बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की। पहले हमने ओवरऑल एक स्पेक्ट्रम पढ़ा EMR के बेस, अब मैं बात करूंगी लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की। क्या है? द एनर्जी एमिटेड इन द ट्रांजिशन ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेशनरी स्टेट ऑफ एनर्जी टू अ फाइनल स्टेशनरी स्टेट। क्या है ये सब? कुछ मत याद करो, एक दिमाग में चीज़ डाल लो, जब कभी भी सिंगल एटम के स्पेक्ट्रम की आपसे बात कर रहा है तो आपको ये याद रखना है कि उसका इनिशियल में क्या है। इनिशियल मीन जब स्टार्ट हुई चीज़, सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू द, और फिर वो एक्साइट होके जो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा है, एक वो कहलाएगा आपका फाइनल स्टेट। मींस कि उसने कितना पाथ ट्रैवल किया। अगर मैं इन शॉर्ट आपसे बात करूं, जब उसने शुरुआत की थी वो उसका इनिशियल स्टेट कहलाया, और जहां उसने एंड किया वो उसका फाइनल स्टेट कहलाया। लेकिन यहाँ आपको किसके टर्म में बात करनी है? इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में आप अगर बात करोगे तो आप कहेंगे यहाँ पे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना कि इलेक्ट्रॉन घूम के आ रहा है। इलेक्ट्रॉन घूमने थोड़ी गया था। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा उसके लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। क्लियर? इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय EI एंड द फाइनल इज रिप्रेजेंटेड एज EF। सो द होल ओवर रिलेशन इज व्हाट? एक तो आपके मार्कर का इशू है बेटा, करते हैं कुछ। क्या होगा? H न्यू इज इक्वल्स टू EI माइनस EF। ये रिलेशन आपको याद रखना है। आ जाओ, बोर्ड्स मॉडल प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्व्ड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जो मिस्टर बोर थे, बोर नहीं थे ये, बोर थे, इनका नाम था बोर, बोर नहीं थे अपनी ज़िंदगी से। इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया किसके लिए? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए। क्या कहा? द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम एंड द ट्रांजिशंस, वही फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, उन्हीं ट्रांजिशंस की बात करूंगी मैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्व्ड लाइन स्पेक्ट्रम। उन्होंने उस चीज़ को क्या कहा जो मैंने अभी आपको बात बताई? उन्होंने बोला
ये जो एक्साइटमेंट है ना, ये जो एक्साइटेशन है किसका, इलेक्ट्रॉन का, लोअर से हायर की तरफ, उसी को उन्होंने एक स्पेक्ट्रम के थ्रू बताया। कैसे, देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा है। अब इसमें आप 3 सीरीज देख रहे हैं। पहली चीज देखने में ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं क्या रख दिया मैम, लाइमन, बामर, पाश्चन। इसके बाद 2 सीरीज और आती हैं बेटा, ब्रैकेट, पी, फंड। सीरीज जो चलती है वो कुछ इस तरीके से होती है। सी, फर्स्ट इज लाइमन, नॉट लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड। अब इन्होंने इसमें क्या बोला, देखो इन्होंने यहाँ पर बोला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या है मैम ये सब, हो क्या रहा है यहाँ पर, n 1 2 3 4 5 6। पहली चीज, ये जो लाइंस हैं, दोज लाइंस, ये हैं आपके एनर्जी स्टेट्स। आपको याद रखना है, दोज आर व्हाट, एनर्जी स्टेट्स। अब यहाँ पर n इज इक्वल्स टू, अगर मैं ले लेती हूँ 1, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1। यहाँ ले लिया है 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितना आपका मर्जी है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन देखना है मुझे, कहाँ, लोअर एनर्जी लेवल से वो किस नेक्स्ट लेवल तक जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 3 लेवल्स दिए हैं और किसी इलेक्ट्रॉन का कैपेबिलिटी इतना ही है कि वो सिर्फ एक सिंगल एक्साइटेशन करेगा, तो आप क्या कहेंगे कि वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रेज करेगा, मीन्स एक और लेवल में चला जाएगा, मीन n1 से n2 तक वो एक्साइट करेगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर कितने एक्साइटेशंस हो रहे हैं, दिस सीरीज 1 2 3 4 1 2 3 4, फिफ्थ पे आके आ तो रहा है, कोशिश तो कर रहा है, फिर 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर एक्साइटेशंस बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बेटा जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्साइटेशंस बढ़ रहे हैं वो अपने फाइनल स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। फाइनल स्टेट बढ़ रहा है मतलब लोएस्ट एनर्जी से, लोएस्ट एनर्जी लेवल टू द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। आपको इसको रिप्रेजेंट किया गया है इस वे में, और आपको इसको मैं ब्रीफली समझाऊं, अभी ज़रूरत नहीं है, फिजिकल में अपन को सारा डील करना है। इनको आप लेके चलो, आपने ऑर्बिटल्स पढ़े हैं S, P, D और F, इससे नहीं है, ये अलग मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा S ऑर्बिटल की मैं जब भी बात करती हूँ तो आप हमेशा कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन रखता है। ये कितने रखेगा, S एक रखता है, ऑर्बिटल एक होता है, इलेक्ट्रॉन 2 रखता है। इसमें ऑर्बिटल 3 होंगे और इलेक्ट्रॉन 6 रखेगा। इसके अंदर ऑर्बिटल्स 5 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स 10 आ सकते हैं। इसके अंदर 7 एंड 14। अब ये सब क्या है, ये मैं अभी आपको आगे वाली अपन के नेक्स्ट पार्ट में अपन पूरा डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल्स को लेके भी। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर इनको क्यों यूज़ किया है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि जब कभी भी s ऑर्बिटल की मैं बात कर रही हूँ, मीन्स कि उसके पास ऑर्बिटल तो एक है लेकिन मैक्सिमम टेंडेंसी कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर रख सकता है, वो 2। सेम विद p की अगर मैं बात करूँ तो p के पास मैक्सिमम कैपेसिटी है कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 6 की, क्योंकि उसके पास ऑर्बिटल कितने हैं, 3। पर ऑर्बिटल आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 2, विद देयर ऑपोजिट स्पिन्स। कभी भी सेम स्पिन में आप फिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या थी आपका लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन शॉर्ट कि जितने नंबर ऑफ एक्साइटेशंस करेगा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हाईएस्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, जितना उसकी कैपेबिलिटी है, वो आपको किसके थ्रू बताया जाता है, स्पेक्ट्रम के थ्रू। यहाँ आपको 3 सीरीज दी हुई हैं, ओवरऑल ये 5 होती हैं जो अपन फिजिकल में पूरा पढ़ लेंगे। अब मैं पढ़ती हैं बेटा वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। पहले हमने रेडिएशंस की भी बात कर ली सब एटमिक पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग, अब करेंगे वेव मैकेनिकल की। वेव मैकेनिकल मॉडल किन्होंने प्रपोज किया था, मिस्टर एरविन श्रोडिंगर। ये वही है श्रोडिंगर इक्वेशन वाले जनाब, एन ऑस्ट्रियन फिजिस्ट। कब दी थी, 1926 में। दिस मॉडल इज बेसिकली अ फॉर्मलिज्म और अ मैथमेटिकल रेसिपी विच इज बेस्ड ऑन सम पोस्टुलेट्स दैट हैव नो फाउंडेशन इन क्लासिकल फिजिक्स। क्या है मैम, ये कुछ नहीं है, इतना याद रखो कि श्रोडिंगर ने दी थी।
इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि क्या किया था, क्लासिकल फिजिक्स में काम है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर घूमता है क्या? बताया था ना, बाउंड्री पे घूमता रहता है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम कुड बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अ मैथमेटिकल फंक्शन। अब इन्होंने उस इलेक्ट्रॉन के घूमने के ऊपर अपनी एक मैथमेटिकल टर्म लगा दी। अब तक बेचारा इलेक्ट्रॉन मस्त घूम रहा था, लेकिन क्योंकि इनको अच्छा नहीं लग रहा था तो अकेला कैसे घूम रहा है, ये आए, इन्होंने कहा इसको मैं नाम दूंगा साई। त्रिशूल जैसा लगता है ना शिव जी के, वही मान लो। दो भगवान है देखो इसमें, बोलते हैं इसको साई और है ये त्रिशूल। किससे रिप्रेजेंट किया? साई से, जो कि क्या है इसका वेव फंक्शन। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम we get a number of wave functions which are characterized by 3 quantum numbers। अब जो थी ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको हमने 3 क्वांटम नंबर से डिफाइन किया है। अब उन क्वांटम नंबर्स का एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ करती हूँ। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड सो ऑन। चलो, क्वांटम नंबर के बारे में अगर तुम्हें याद रखना है, याद नहीं होते ना जल्दी से कि क्वांटम नंबर की सीरीज़ क्या रहती है, किसके बाद कौन आता है, या कैसे मैं इसको लर्न करूं। बेटा, क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेगा, एक एटम के अंदर पूरी बात होगी अब, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, चलो मान लो तुम्हें किसी के घर का एड्रेस पता करना है, किसी का एड्रेस पता करना है कि यार वो फलाना बंदा कहाँ रहता है या बंदी कहाँ रहती है, तो तुम सबसे पहले क्या बिलोंगिंग्स होती हैं तुम्हारी, सबसे पहले क्या पता करते हो, यार वो कौन सी कंट्री में है ना, करते हो कि यार वो कौन सी कंट्री में है। फिर क्या सोचते हो, कंट्री पता चल गई, ठीक है, फिर वो कौन से स्टेट में है, फिर तुमने स्टेट निकाला, फिर तुम पहुंचते हो, मैप को मैं एलैबोरेट करती जाऊँ कि यार स्टेट में भी वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक। फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद भी आप पहुंच जाते हो, अरे यार वो कॉलोनी कौन सी है, वो एरिया कौन सा है। फिर नियर बाय स्पॉट्स देखते हो कि लैंडमार्क क्या है। सेम चीज़ आपको यहाँ क्वांटम नंबर्स के साथ करनी है। इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको आप रिवील करो एज अ कंट्री। याद करने के लिए बता रही हूँ, बेसिक एग्जाम्पल, ठीक है। दिस इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, कंट्री के अंदर घुस गए, अब आप स्टेट पे आ गए, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट पे भी आ गए। सो आफ्टर दिस अपन लोग सारा डिस्कस जो अभी किए थे, मैंने आपको सारे क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया, क्या थे वो सारे आपको याद है होपफुली, कि अपन ने मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, एजिमुथल, प्रिंसिपल एंड सो ऑन। सो आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट, दिस क्वांटम नंबर अराइज इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट, लॉजिकली सॉल्विंग वेव इक्वेशंस। किसके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, फर्दर वेव इक्वेशंस के लिए। Then after every electron in an atom has a unique different set of quantum numbers। ये भी हमें पता है किस लिए यूज करते हैं हम इनको, different set of quantum numbers का यूज क्यों होता है, which help to describe what, 3-dimensional region in an progressive where there is maximum probability of finding the electron। Clear? So after this अब आपको पता होना चाहिए कि जो मैं shells की बात करती हूँ आपसे, देन दिस आपने पढ़े थे सारे शेल्स, कौन कौन से थे, KLMN, इन्हीं शेल्स को लेकर डिस्कशन था हमारा होल ओवर। सो ये जो इनर मोस्ट शेल होता है ये कहलाता है K शेल। आफ्टर द K हमें पता है इसके बाहर वाला शेल कहलाता है L, देन M एंड द लास्ट शेल इज व्हाट, N शेल। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है, और वैसे होप कि आपको सबको पता ही है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो हम जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं वो अप टू द रीजन और अप टू द मार्क करते हैं एज पर देयर टेंडेंसी टू द insufficient particle। This region is called as what, atomic orbital और simply orbital। इन्हीं को आप क्या कहते हैं, atomic orbital। Clear? आजो significance of quantum number। The 3 quantum numbers describe the size, shape and orientation of the, क्या क्या बताते हैं ये क्वांटम नंबर्स, साइज के बारे में, शेप के बारे में और ओरिएंटेशन के बारे में। कहाँ पर, स्पेस में। देयर इज एन एडिशनल क्वांटम नंबर विच डज नॉट फॉलो फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बट इज इंट्रोड्यूस टू अकाउंट फॉर इलेक्ट्रॉन स्पिन, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर।
The fourth quantum number help in designating the electrons present in the atom. Let us understand their significance. सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप डिनोट करेंगे स्मॉल n के साथ. द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n डिस्क्राइब्स द एनर्जी लेवल, याद रखना है बिल्कुल, एनर्जी लेवल और प्रिंसिपल शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? उसका एनर्जी लेवल, और उसको आप कह सकते हैं प्रिंसिपल शेल किसका? इलेक्ट्रॉन का. किसके अंदर? एटम के अंदर. n कैन हैव ओनली पॉजिटिव नॉन ज़ीरो इंटीग्रल वैल्यूज़. n की हमेशा क्या होंगी? ये याद रखने वाली चीज़ है, पॉजिटिव नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में. तो आप यहाँ पर n की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. दिस मीन्स कि that in an atom the electron can have only certain energies. Thus, we may say that n quantizes energy of the electron. बिल्कुल. The principal quantum number also determine the mean distance of the electron from the nucleus. जब कभी भी आप मीन डिस्टेंस को निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से, तो आप उसको क्या कहते हैं? कि हमने क्या डिटरमाइन किया? साइज. सी इट्स साइज. ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n फार्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ही वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा. ईच प्रिंसिपल शेल कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2n2 इलेक्ट्रॉन्स. याद रखना, लिख लो, दिमाग में डाल लो इस चीज़ को कि कितना वो गेन कर सकता है, मैक्सिमम कितना रख सकता है? 2n2 इलेक्ट्रॉन्स. अब वहाँ पर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होगी, एंड अगर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2. रखो, n यहाँ पर 1 है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2. n अगर मैंने 2 रख लिया तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 2 8. सेम n इज इक्वल्स टू 3, 18. अब मैं बात करती हूँ एजिमुथल क्वांटम नंबर. एजिमुथल क्वांटम नंबर को बेटा आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से. ये बताता है आपको ज्योमेट्रिकल शेप को, वो भी बता रहा था शेप, साइज को, ओरिएंटेशन को. ये आपको क्लियर करता है अबाउट, प्रिंसिपल ने बताया अबाउट द साइज. दिस टेल्स अस अबाउट द ज्योमेट्रिकल शेप. द वैल्यू ऑफ l मे बी 0. वहाँ थी नॉन ज़ीरो इंटीग्रल वैल्यू, और यहाँ आपको याद रखना है कि ये 0 भी हो सकती है. इट इज़ एन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू व्हाट? n-1. प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में आपने याद किया था कितना था? 2n स्क्वायर, और यहाँ पर है कितना? n-1. n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो आप रिलेट कर सकते हैं l इज इक्वल्स टू व्हाट? कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? 0, 1, 2, 3 and so on, n-1. Different values of L correspond to different types of subshells and each subshell contains orbitals of a given shape. बिल्कुल गिवन शेप मैंने अभी आपको बताएंगे, अपन ऑर्बिटल्स की शेप्स पढ़ेंगे SPDF की. इफ L is equals to 0 corresponds to S subshell. अगर L की वैल्यू क्या है? 0 है, तो आप कहेंगे कि वो कौन सा सबशेल है? S. एंड कंटेन्स द ऑर्बिटल्स विद स्फेरिकल शेप, और उसका शेप क्या होगा? स्फेरिकल. सी अगर L इज इक्वल्स टू है 0, तो आप यहाँ पर कहेंगे ये S सबशेल का है, और S ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल. सब जानते हैं स्फेरिकल शेप मीन्स दिस. If L is equals to 1 means corresponds to what? P subshell. ठीक है, और जिसका शेप कैसा होता है? P सबशेल का डम्बल शेप. क्लियर? अगर मैं बात करती हूँ L is equals to 2 corresponds to d subshell and contains orbital with a clover leaf shape of d orbitals. means कि d orbitals में क्या हो जाता है? you can say double dumbbell like this. clear? जब L is equals to क्या होगा? 2
इट इज़ डी सबशेल और उसका शेप कह सकते हैं हम डबल डम्बल। इफ़ L इज इक्वल्स टू 3 इट कोरस्पॉन्ड्स टू F सबशेल एंड कंटेन F ऑर्बिटल्स, क्योंकि F ऑर्बिटल्स में बहुत ज़्यादा 3D अरेंजमेंट्स की मिक्सिंग आ जाती है तो उसको हम यहाँ दिखा नहीं सकते। देयर आर 7 F ऑर्बिटल्स इन ईच F सबशेल। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं m स्मॉल m L। द क्वांटम नंबर L डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन और ओरिएंटेशन, सी डायरेक्शन or orientation of the orbital in space. The quantum number ml may have an integral values from -L to +L. ये याद रखना है आपको। अगेन कहाँ से कहाँ तक होगा? -L to +L। आपस में इंटरलिंक करके ही आपको याद रखना है इनको। पहले वाले ने साइज़ के रिस्पेक्ट में बात की, दूसरे ने ज्योमेट्रिकल शेप बात की, तीसरे ने आपको बोला है डायरेक्शन और ओरिएंटेशन। तीन ही प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं हम क्वांटम नंबर से। एग्जाम्पल, फॉर L इज इक्वल्स टू 1 ML कैन हैव द वैल्यूज एज -1 0 और +1, तीनों में से कोई भी हो सकती है। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये है मैग्नेटिक स्पिन। यहाँ हम बात करेंगे स्पिन के रिस्पेक्ट में, और जब कभी भी स्पिन के रिस्पेक्ट में बात आए तो आपको याद आ जाना चाहिए कि प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में बात होगी। इसको आप डिनोट करते हैं स्मॉल ms से। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेदर इट इज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दिस इज योर क्लॉकवाइज एंड दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज। द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज direction of an electron spin has arbitrarily been assigned the values as +½ और -½ अगर आपका रोटेशन है क्लॉकवाइज तो वहां पर आप वैल्यू लेकर चलेंगे +½ क्लियर। और अगर आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज तो वहां आप लेकर चलेंगे -½ To sum up, let us take an example of an electron belonging to the third shell. So here we can say n is equals to what? 3. This electron can be an S subshell. क्यों? क्योंकि यहाँ पर L कितना है? 0, and और for a P subshell क्या होगा? L 1 होगा, and for D L is equals to 2. If it happens to be in a P subshell, इट मे बी इन एनी ऑफ द 3 पॉसिबल p ऑर्बिटल्स। अगर p सबशेल के केस में आप बात कर रहे हैं तो वो किसी भी सबशेल में हो सकता है p ऑर्बिटल के तीनों ऑर्बिटल्स में से। करस्पॉन्डिंग टू क्या होगा वो? ml, क्योंकि ml आपका क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या हो सकता है? -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। डायरेक्टेड अलॉन्ग कौन कौन से एक्सिस? x, y एंड z। एंड विद इन द ऑर्बिटल इट मे हैव क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ms इज इक्वल्स टू +½ मैंने आपको बताया, आप मैग्नेटिक स्पिन के केस में जब कभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है तो यू कैन यूज व्हाट? +½ एंड इफ द डायरेक्शन और द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन यू कैन यूज व्हाट? -½ सो ये नोटेशन आपको याद रखना है। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम? मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में। सो दोज आर द डायरेक्शंस एज पर योर इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर स्पिन्स। तो अभी तक हमने बेटा बात कर ली क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तब तक आप लोग अपना सारे डेटा याद कीजिए, घर जाके इसको रिवाइज़ कीजिए और जितना हो सके ना आप एक बार प्रैक्टिस भी करके देखिए। थोड़े एग्जाम्पल्स वगैरह को निकाल के आप कोशिश कीजिए, जो नहीं आएगा अपन डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट और इन द क्वेश्चन सेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।